नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इजराइल के जो एम्बेसडर थे रूबेन, वो बात कर रहे थे फर्स्ट पोस्ट से। वहाँ पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने विचार रखे। विचार में उन्होंने कई सारी कंट्रीज़ के बारे में अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त किया। जैसे वो ईरान के बारे में बताया उन्होंने, फिर हिजबुल्लाह के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, हमास के बारे में डिस्कस किया। बहुत विस्तृत चर्चा उन्होंने कतर के डिप्लोमेसी के ऊपर में करी और कतर के डबल फेस्ड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करी, जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इस वीडियो का। आगे चल करके उन्होंने इंडिया के रोल के बारे में बात करी कि इंडिया का रोल इस पूरे मामले में क्या हो सकता है। और देखिए, ऐसे इंटरव्यूज़ जो है ना वो बड़े हेल्पफुल भी हैं। एक तरफ आप इजरायली एम्बेसडर से बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ईरान के एम्बेसडर को भी आपने इन्वाइट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो मुझे लगता है फर्स्ट पोस्ट ने करी है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से वो इजरायली एम्बेसडर आए थे, उसी तरीके से ईरान के एम्बेसडर जिनका नाम है इराज इलाही, इनका भी इंटरव्यू लिया फर्स्ट पोस्ट ने। और इस थ्रू आउट द इंटरव्यू इराज इलाही ने बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ अपने इस पूरे इंटरव्यू को कंडक्ट किया। बहुत सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके थॉट्स हैं पूरा लेकर के। और यहाँ से आपको ना बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे इजराइल और ईरान के थॉट प्रोसेस में। और इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑन गोइंग है, लगातार सदियों से चला आ रहा है और वो अभी भी चल ही रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने बनाया वो हमास के ऊपर बनाया। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हमास की वजह से हुआ था। दैट वाज द एंट्री पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वजह से वो हमास की सबसे ज़्यादा बात करेंगे। तो उसमें उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह की बात करते हुए उन्होंने उसको तालिबान से कंपेयर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंटली हिजबुल्लाह जो है वो अभी करंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज हसन नसरल्लाह की डेथ हुई और जो नेक्स्ट फोकस पॉइंट है इजराइल का वो इस टाइम पर हिजबुल्लाह है। अब हिजबुल्लाह को तालिबान से कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि देखो, हिजबुल्लाह जो है इट इज़ आर आइडिया और वो बिल्कुल भी तालिबान की तरह नहीं है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है। तालिबान का अगर आप इतिहास जानते होंगे तो तालिबान वॉज जस्ट अ रेजिस्टेंस ग्रुप और अ मिलिटेंट ग्रुप। जो वर्ड आपको सही लगता है वो आप पिक कर लो अपने हिसाब से। इन अफगानिस्तान उसकी शुरुआत हुई थी, मुजाहिद से लड़ाई शुरू हुई और फिर उसके बाद वो तालिबान धीरे धीरे डैट स्टार्टेड टू टेक ओवर द टेरिटरी। और उसके बाद फिर बाद में जाकर के, बहुत बाद में जाकर के, अपने लास्ट स्टेजेस में जाकर के वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। पॉलिटिक्स में एंटर होने का वजह क्या था? क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था पूरी तरीके से अफगानिस्तान को। अभी अगर वो उनकी सरकार बनी है तो वो क्यों बनी है? बिकॉज वहाँ से यूएस चला जा चुका है, इस वजह से और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है तालिबान ने, इसलिए उनकी सरकार चल रही है, ऐसा इराज इलाही का कहना है। तो तालिबान वॉज अ मिलिटेंट और अ रेजिस्टेंस ग्रुप, लेकिन हिजबुल्लाह जो है उसको एक हमेशा पॉलिटिकल पार्टी की तरह बनाया गया था, हमेशा रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा गया था। और ऐसा भी नहीं है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, हिजबुल्लाह को लेबनान में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हिजबुल्लाह को बाकायदे लोगों ने लेबनान में एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास, मतलब कि हिजबुल्लाह के पास 13 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके साथ साथ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं लेबनान के, वो पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। और इतनी भी बात नहीं है, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने वहाँ की जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट थे उस पार्टी को सपोर्ट किया है और हिजबुल्लाह की समर्थन की सरकार है लेबनान के अंदर में। तो आप सोचिए कि एक देश में जहाँ पर हिजबुल्लाह के समर्थन की सरकार है, वहाँ पर दूसरा देश उसमें इंटरफेयर करके उसके ऑपरेटिव्स को खुले आम मार रहा है, और ये कहाँ तक सही है? और जब यही तो हिपोक्रेसी है इन वेस्टर्न वर्ल्ड की, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कि जब ये किसी कंट्री में इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पर इस तरीके का आतंक मचाते हैं, तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर दे, या हमास अटैक कर दे, या हिजबुल्लाह अटैक कर दे, तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और तब ये सारे ग्रुप्स को ये टेररिस्ट ग्रुप्स बुलाने लग जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के पास इतना रिप्रेजेंटेशन है, इतने रिप्रेजेंटेशन के बाद भी उन्होंने पालकी शर्मा जी से उल्टा सवाल पूछ लिया कि इतने रिप्रेजेंटेशन के बाद भी क्या आप हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ग्रुप कह सकती हैं? एक कंट्री की पार्लियामेंट में उनके पास रिप्रेजेंटेशन है। सदर्न लेबनान को एक नया दौर, एक नया तरीका दिया है उन्होंने, एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको पार्लियामेंट में, तब आप क्या हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ग्रुप बुला सकते हो? नो, इट इज़ नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप बट इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। और शुरुआत से, जब से उसकी स्थापना हुई है, तब से इट हैज़ बीन अ पॉलिटिकल पार्टी। बस प्रॉब्लम यह है कि उसका एक मिलिट्री विंग है, और वो मिलिट्री विंग रहना बहुत ज़रूरी है लेबनान जैसे देश में, जहाँ पर हमेशा इजराइल का आतंक रहता है, जहाँ पर हमेशा इजराइल अटैक करता रहता है। इजराइल ने लेबनान की कई सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में अभी रिसेंटली कर लिया है। आपको किसी को इस चीज़ की जानकारी, अब ये जो सारे वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ये सारे इराज इलाही के ही वर्ड्स हैं, कि आपको जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में कर लिए, जहां पर एक टाइम पर मैंने काम भी किया उस टेरिटरी में। सदर्न लेबनान की जो टेरिटरीज हैं वो ज़बरदस्ती इजराइल ने होल्ड कर रखी है, तो उसको लड़ने के लिए हमें मिलिट्री विंग की ज़रूरत होती है। तो हिजबुल्लाह पार्टी का एक मिलिट्री विंग भी है।
अब इंडिया जैसे देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ को शायद मिलिट्री विंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेबनान जैसे देशों में है, यमन जैसे देशों में है। ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली करी और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल स्ट्रांगली रख रहे थे। अब ये बात जितनी भी मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई भी अपना ओपिनियन नहीं है। ये पूरी तरीके से इराज इलाही का ओपिनियन है और पिछले वीडियो में पूरी तरीके से वो रूबेन जी का ओपिनियन था अपना। आप उसमें से पिक कर लेना कि आपको कौन सा ओपिनियन सही लगता है। मैं यहाँ पर आपको दोनों साइड के पिक्चर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इराज इलाही ने यहाँ पर बोला कि हिजबुल्लाह जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। आगे चल करके उन्होंने बोला कि हिजबुल्लाह और हमास जो है वो लगातार पैलेस्टाइन के साथ में पैलेस्टाइन को लेकर के इजराइल से उनका हमेशा इशू रहता है। वहीं दूसरी तरफ यमन में जो हुदीज़ हैं उनका अपनी ही जो एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल है यमन की, उसके साथ सिविल वॉर चल रहा है बहुत लंबे समय से। 2013 से उनका सिविल वॉर चल रहा है। तो ईरान की पूरी जो पहचान है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो एक्चुअल में इन 3 ग्रुप्स के को आप देख करके ईरान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट ईरान के किसी ऑफिशियल ने इस चीज़ को खुलेआम एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हिजबुल्लाह को हमने ही बनाया, हुदीस को हमने बनाया और हमास को भी हमने ही बनाया। हमने इन तीनों ग्रुप्स को सेटअप करने में हेल्प करी है और हमारे IRGC ने हेल्प करी है। सारे आर्म्स, एम्यूनिशंस, जितना सपोर्ट हो पाता है फाइनेंशियल से लेकर के सारे सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये बात पहली बार इराज इलाही ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इंडिया में फर्स्ट पोस्ट में अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल हमने सेटअप किया है, हमास को बिल्कुल हमने सेटअप किया है और हुदीस को भी बिल्कुल हमने सेटअप किया है। तो इसीलिए इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वाइडली डिपेंड्स ऑन हमास, हुदीस एंड हिजबुल्लाह। अब यहाँ पर दूसरी डिबेट ये आ जाती है, उन्होंने क्लैरिटी इस चीज़ की भी दी कि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स कर रहा है और सुन्नी मुस्लिम्स को निगलेक्ट करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमारी पॉलिटिक्स में देखो तो सुन्नी मुस्लिम्स के राइट्स के लिए भी हम लड़ते हैं। आप देखिए कि हिजबुल्लाह और हुदीस जो हैं वो एक शिया ग्रुप्स हैं, एक शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। वहीं जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। अब यहाँ पर मिलिटेंट वर्ड जो है ये अपने हिसाब से आप यूज़ कर लेना, इसको मिलिटेंट यूज़ करना है या रेजिस्टेंस यूज़ करना है या पॉलिटिकल ग्रुप यूज़ करना है, जैसा भी आपको करना है आप कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ मिलिटेंट, इसलिए आई एम टेलिंग इट मिलिटेंट। तो हिजबुल्लाह और हम हुदीस जो हैं वो शिया ग्रुप्स हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। सो अब यहाँ पर आप देखो कि शिया और सुन्नी की डिबेट को भी उन्होंने एंड कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम एक तरफ हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो सुन्नी मुस्लिम्स का ग्रुप है और वो बाय एंड लार्ज सुन्नी मुस्लिम्स की लड़ाई है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जो लड़ाई है वो शिया मुस्लिम्स की, वो शिया मुस्लिम ग्रुप है और वो माइनॉरिटी में थे वहाँ पर लेबनान के अंदर में, उनको हर तरीके से परसिक्यूट किया जाता था क्रिश्चियंस द्वारा, उनको हमने पिक किया। यमन के अंदर में भी सेम हाल था, इनको हमने हेल्प करी शिया मुस्लिम ग्रुप्स को यमन के अंदर में भी। तो ये हुदीस और हिजबुल्लाह जो है वो शिया हैं और हमास सुन्नी मुस्लिम से, इसलिए वो डिबेट ही नहीं शुरू होती है सुन्नी और शियास वाली। आगे चल करके उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें ईरान के लोग दुखी भी हैं और खुश भी हैं। इन्होंने कहा कि जो अभी इतने नुकसान हुआ है, जो आप देखो गाज़ा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग और भी मारे गए हैं लेबनान के अंदर में, तमाम कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स हुई हैं। इसको देखते हुए ईरान के लोग जो हैं वो दुखी और खुश दोनों हैं। दुखी सैड क्यों है? सैड 2 बहुत बड़े कारणों की वजह से हैं। 2 डेथ्स हुई थी। एक इस्माइल हानिया आपको एक तरफ स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको हसन नसरल्लाह दिखाई दे रहा है। तो इस्माइल हानिया की डेथ के बाद दीज बोथ पीपल वर द डियर फ्रेंड्स ऑफ ईरान, और इनकी डेथ की वजह से ईरानियन लोगों में बहुत ही ज़्यादा मायूसी आई थी, बहुत ही ज़्यादा सैड हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मोर्न किया गया था इनकी डेथ को। इस्माइल हानिया की डेथ के बाद ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और तब तक अभी बदला लेता ही तब तक हसन नसरल्लाह की भी डेथ हो गई। इन दोनों जो है इनको मार्टियर्स कहकर बुला रहे थे इराज इलाही। इन दोनों मार्टियर्स के डेथ के बाद ईरान ने वादा किया था अपने लोगों से कि हम बदला लेंगे इसराइल से, और जब हमने बदला लिया, जब हमने मिसाइल से अटैक किया इसराइल की टेरिटरी के ऊपर, तो लोग जो है ईरान के बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उस जो मिसाइल अटैक हुआ है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसराइल को। अब यहाँ पर आपको दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कि एक तरफ ईरान क्लेम करता है कि हमने जो मिसाइल अटैक किए उससे इसराइल का बहुत नुकसान हुआ है, और ये सेकंड मिसाइल अटैक था। जो पहला ड्रोन और मिसाइल मिक्स अटैक था उसमें भी बहुत नुकसान हुआ इसराइल का, ये दूसरा मिसाइल अटैक है उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। हालांकि इसराइल जो है वो अपने नंबर्स को छुपाता है, वो कैजुअलिटीज़ को छुपाता है, जो अपने नुकसान है उसको छुपाता है यूएस और इसराइल मिलकर के, लेकिन हमने बड़ा नुकसान किया उनका, और इसीलिए वो अब इसको रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको डर है कि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एंड इसराइल कैन सीज टू एग्जिस्ट इवन हमारी वजह से। तो इसलिए वो डर गया है इसराइल पूरी तरीके से। तो हमने हसन नसरल्लाह की डेथ और इस्माइल हानिया दोनों की डेथ का
बदला जो है वो ले लिया है। तो लोग जो सैड थे दे आर नाउ हैप्पी एंड ईरान इन अ वेरी गुड पोजीशन टू विन दिस वॉर। और जिस दिन इजराइल कोई गलती करेगा ईरान ये वॉर जीत जाएगा। ये पूरी बातचीत उन्होंने करी हम हिजबुल्लाह के ऊपर बाय एंड लार्ज। उसके बाद वो हमास के ऊपर गए, उनसे एक सवाल पूछा गया, तब वो हमास के बारे में उन्होंने बात किया। उनसे सवाल ये पूछा गया कि चलो ठीक है, ग्रुप की आइडियोलॉजी वगैरह तो सब समझ लिए, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है ये भी समझ में आ गया, हमास के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमास को आप क्या एक पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे? बिकॉज हमास के इशूज़ तो PLO के साथ भी हैं। तो पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल विंग्स काम कर रहे थे गाज़ा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में, सबके साथ दिक्कत है हमास की। तो आप हमास को क्या कहेंगे? खास तौर से 7 अक्टूबर के जो अटैक्स थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने उसके ऊपर कहा, थोड़े असहज तो हुए वो 7 अक्टूबर के अटैक का नाम सुन करके, लेकिन उस पर उन्होंने कहा देखो 7 अक्टूबर का जो अटैक है वो कोई टेरर अटैक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार इंडिया में लोग इसको एक टेरर अटैक क्यों कहते हैं, बल्कि इंडिया को तो समझना चाहिए हमारी हिस्ट्री, और इंडिया को तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमास क्या कर रहा है। तो ये टेरर अटैक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन है। तो इनसे सवाल पूछा गया, भाई जाहिर सी बात है सवाल तो यहाँ पर बनता है कि अगर ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है तो इसमें जो सिविलियंस थे, जो अनआर्म्ड सिविलियंस थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनको टारगेट क्यों किया गया? साफ साफ वीडियोस हैं, तमाम वीडियोस हैं जहाँ पर सिविलियंस भाग रहे हैं, मतलब दे आर नॉट इवन पोजिंग अ थ्रेट, वो भाग रहे हैं पीठ दिखा करके और आप उनको शूट कर रहे हैं आपके। तो उन्होंने कहा देखो मिलिट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम जो लाइन आपने डिस्कस की है वही लाइन पर चले। और क्योंकि हमास कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, या हमास कोई कंट्री की मिलिट्री तो है नहीं कि दे आर वेरी मच ट्रेंड इस चीज़ के लिए। हमास जो है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस ग्रुप, यहाँ पर वर्ड उन्होंने यूज़ किया, वो एक तरीके का रेजिस्टेंस ग्रुप है। और ऐसे रेजिस्टेंस ग्रुप हो सकता है कई बार कि मिलिट्री ऑपरेशंस में थोड़ा सा डेविएट हो जाता है मामला। अब आपको पता है कि जब हमास ने अटैक किया था बहुत सारे रेप के मामले भी सामने आए थे, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले भी सामने आए थे, डेथ्स जो हुई हैं वो आपने वीडियोस में देखा ही है। एक इंडिया की एक्ट्रेस हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर नेम, वो उस टाइम पर इजराइल में मौजूद थी जब ये अटैक हुआ था। वो कोई कॉन्सर्ट चल रहा था जहाँ पर ये अटैक हुआ था ना, तो उस कॉन्सर्ट में वो भी गई हुई थी। रियल लाइफ उनका वीडियो है। इसके पहले ना वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया करती थी शायद इंडियन गवर्नमेंट को, इफ़ आई एम राइट, कि वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया करती थी और वो थोड़ा सा वोक बनने की कोशिश किया करती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अटैक देखा तब जा करके उनको समझ में आया कि इंडिया कितना सेफ़ है, या इंडिया की गवर्नमेंट कितना मेहनत करती है हमें सेफ़ रखने के लिए। तब जा करके उनको समझ में आया कि न्यूट्रल रहना कितना ज़रूरी है। तो उनका वीडियो एक बार आप चेक कर लेना, और तमाम ऐसे उस टाइम के 7 अक्टूबर के अटैक के वीडियो मिलेंगे आपको जहाँ पर आप ऐसे खुलेआम मारते हुए लोगों को दिख जाओगे। तो यहाँ पर जब उन्होंने उस रेजिस्टेंस ग्रुप करके 7 अक्टूबर के मिलिट्री अटैक को, इस पूरे इंटरव्यू में अगर कोई चीज़ मुझे गलत लगी तो वो ये चीज़ गलत लगी, जो इसमें मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर के मिलिट्री अटैक को उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन बोल करके बड़े आराम से साइड से निकलने की कोशिश करी यहाँ पर। और उन्होंने हमास को जस्टिफाइड भी किया कि हमास जो है वो तो अपने होमलैंड की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कहाँ से ख़राब ग्रुप हो गया। जो यूरोप में तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, जो साउथ अमेरिका में तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप हैं जिनको US सपोर्ट करते हुए आया है, उनको तो टेरर ग्रुप्स नहीं कहा जाता, या उनको तो मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं कहा जाता। अब मैं आपको रेखांकित करके बता देता हूँ यहाँ पर ये किस चीज़ की बात कर रहे थे। एक्चुअल में ये बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे टेरर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको US ने सपोर्ट किया है, और इनमें से एक रेजिस्टेंस ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था कॉन्ट्रास। निकारागुआ की पॉलिटिक्स में लेफ्ट की पार्टी को गिराने के लिए उस समय राइट विंग के कुछ यंग लोग खड़े हुए थे जिनको कॉन्ट्रास्ट बोला गया था। और 1986 में इफ़ आई एम रिमेंबरिंग द ईयर करेक्ट, एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था जिसमें रीगन की सरकार गिर भी गई थी US में, और उसी स्कैंडल की वजह से इराक यानी कि सद्दाम हुसैन और US में दूरी भी आ गई थी बाद में, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक भी कर दिया था बिना US की परमिशन के और बिना US से बातचीत किए हुए। ये सारी चीज़ें जो है वो उसी कॉन्ट्रा स्कैंडल में हुई थी, और कॉन्ट्रा स्कैंडल में कहते हैं कि US ने पैसा दे दिया था ईरान को उल्टा, और उस समय पर ईरान और इराक का वॉर चल रहा था, ईरान को पैसा दे दिया था जिससे ईरान के पास हथियार खरीदे गए थे, और मतलब ईरान ने बहुत हथियार खरीदे थे US से उस टाइम पर। ये सारे स्कैंडल में है, तमाम बहुत डिटेल स्कैंडल है, कभी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कॉन्ट्रास को जो सपोर्ट करते थे, तो कॉन्ट्रास को US एक रेजिस्टेंस ग्रुप बुलाता था और कहता था कि ये अपने होमलैंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दे आर वेरी जस्टिफाइड। तो उन्हीं कॉन्ट्रास को ध्यान में रखते हुए, फ्रेंच रेजिस्टेंस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए
इराज इलाही कह रहे हैं कि ये हमास भी एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जिसको ईरान ने खड़ा किया, और ये काम तो यूएस सदियों से करता आ रहा है, तो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता इस चीज़ पर। तो यहाँ पर तो वो बिल्कुल सही है, यूएस ने ऐसे तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स को लगातार सदियों से खड़ा किया है जो अपने अपने देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरिया में आप देख लो, सीरिया इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको यूएस सपोर्ट करता हुआ आया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अब ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके दो सबसे खास बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, प्लस यहाँ तक आप क्योंकि इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे खुद टीचर्स ने, खुद फैकल्टीज़ ने खुद ही क्यूरेट किए हुए हैं, तो एकदम बिल्कुल आपको एग्जाम लाइक फीलिंग आएगी। दूसरी फ़ायदा इसमें यह है कि हमारे बैचेस में आपको 90% तक का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर में। प्लस आज में कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स एंड गिफ्ट कार्ड्स कुछ भी जीत सकते हो। जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख भी रहे होगे अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करते हुए। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 6 अक्टूबर को है, 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। इसको आप ज़रूर से अटैम्प्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहां पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन है, उस पर 6 अक्टूबर को आप लाइव इस टेस्ट को देने की कोशिश करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।